अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बडीज़। आज हम अपनी सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के एपिसोड 8 को डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरीज़ ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। वैसे तो हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत सी थ्योरीज़ हैं, लेकिन हम उनमें से 3 फेमस थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें से नंबर 1 इज़ थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन, नंबर 2 इज़ स्पेंसर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, नंबर 3 इज़ थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म। सो लेट्स डिस्कस हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ेंगे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशल थिंकर ऑफ 19th सेंचुरी। ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज सेकेंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट फादर जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, जबकि सेकेंड फादर इज़ हर्बर्ट स्पेंसर. He is known to the world as a great social philosopher and strong defender of individualism. Individualism पे इसका बहुत strong belief था, individual freedom को बहुत support करता था, individual dignity को बहुत favor करता था. Spencer was a British engineer and editor, a philosopher and sociologist. Spencer was born on 27th April 1820 in Derby, England, in a middle-class family. He was the oldest of 9 children and the only survivor in his family. इसकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से ये कोई स्कूल या कॉलेज लेवल की डिग्री हासिल नहीं कर सका. इसने कुछ एजुकेशन अपने फादर से हासिल की और 13 इयर्स के बाद ये अपने अंकल के पास गया टू रिसीव हिज फर्दर एजुकेशन. एजुकेशन हासिल करने के बाद स्पेंसर जॉइंड द स्टाफ लंदन एंड बर्मिंघम रेलवे एज एन इंजीनियर, लेकिन इसने अपना काम छोड़ दिया विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड रिटर्न टू डर्बी अगेन. इसके बाद स्पेंसर ने अपना अटेंशन जर्नलिज्म की तरफ किया और एडिटर बन गया. इसने अपना फर्स्ट बुक 1851 में पब्लिश किया. स्पेंसर जो था वो लॉन्ग लाइफ बैचलर था, लेकिन इसके डिसिप्लिन्स बहुत स्ट्रिक्ट थे. अपनी लाइफ टाइम में स्पेंसर जो था वो बहुत सी डिजीज़ से सफ़र किया उसने, जैसे कि इंसोम्निया हो गया एंड अ सीरीज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन्स थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. 1855 में स्पेंसर ने अपनी सेकंड बुक पब्लिश की, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके दौरान स्पेंसर अगेन नर्वस इलनेस से सफ़र किया. इस बार स्पेंसर कुड हार्डली ओवरकम इट कंप्लीट तरीके से वो ठीक नहीं हो पाया. ऑल्दो उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी, मेंटल कंडीशंस या फिज़िकल हेल्थ वो ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी उसने बहुत सी स्कॉलरली बुक्स पब्लिश किए, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी. स्पेंसर जो था वो सेरेब्रल हाइजीन पे बहुत बिलीव करता था और वो अनविलिंग था टू रीड द बुक ऑफ अदर पीपल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ हिज थॉट्स. Herbert Spencer was the one who introduced the metric system in England. चूँकि हर्बर्ट स्पेंसर की मेंटल हेल्थ काफ़ी इल थी, इसकी वजह से द लास्ट few years of his life he almost spent in isolation and he died on 8 September 1903 at the age of 83. So this was all about his life, his brief biography. Now we will discuss his first theory, that is the theory of social evolution. एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन जो है द मोस्ट एग्जिस्टिंग आइडियाज़ ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि बहुत से सोशोलॉजिस्ट एंड बहुत से दूसरे सोशल साइंटिस्ट को इसने बहुत इन्फ्लुएंस किया एंड हर्बर्ट स्पेंसर वाज वन ऑफ देम. जबकि ये फिनोमेना इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. एक बुक उसने लिखी जो कि उसने पब्लिश की 1859 में. हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन को, जो कि था अबाउट ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन होती है उसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशन की थ्योरी लिखी थी. हर्बर्ट स्पेंसर ने वो एवोल्यूशन की थ्योरी अडॉप्ट करके सोशल वर्ल्ड पे अप्लाई की और उसने इसको नाम दिया सोशल एवोल्यूशन. हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जैसे कि इंसानों में एवोल्यूशन होती है टाइम बाय टाइम, इसी तरह सोसाइटी में भी एवोल्यूशन होती है टाइम बाय टाइम, जिसमें सोसाइटी सेट ऑफ स्टेजेस से गुजर के फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में या फ्रॉम होमोजीनियस टू हेटेरोजीनियस सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होता है. जैसे कि हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो कि डिनोट करता है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसी तरह सोशल एवोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी या सोशल एवोल्यूशन जो है उसमें एवोल्यूशन ऑफ मैन्स सोशल रिलेशन को बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है.
So there are different set of stages from which society moves from simpler societies to complex societies. जैसे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में एक्सप्लेन होता है, पहले इंसान की बर्थ होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर एवोल्यूशन होती है एंड फाइनली द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसी तरह सोशल एवोल्यूशन में सोशल साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं कि पहले सोसाइटी की जेनेसिस होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर एवोल्यूशन होती है एंड फाइनली द डिके ऑफ द सोसाइटी। स्पेंसर ने इसके अलावा ह्यूमन सोसाइटीज़ को ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट किया। उसने कहा कि जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, इसी तरह सोसाइटी के भी फंक्शंस सिमिलर हैं टू ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। उसको हम सेकंड थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे, फ़िलहाल हम थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग ऑल सोसाइटीज़, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, वो स्टेजेस लाइक सबसे पहले सिवेजरी, फिर उसके बाद बार्बरिज्म एंड फिर तब इन दोनों स्टेजेस से गुजर के वो सिविलाइजेशन के स्टेज तक गए हैं। सिवेजरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें फायर, बो, एरो एंड पॉटरी, जबकि बार्बरिज्म में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ एंड मेटल वर्किंग, जबकि अल्फ़ाबेट एंड राइटिंग जो था वो सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सारी सोसाइटीज़ इन स्टेजेस से गुजर के, पहले वो सिवेजरी से गुजरेंगी, फिर बार्बरिज्म के स्टेज से गुजरेंगी, एंड में वो जाके सिविलाइजेशन के स्टेज तक पहुंचेंगी। चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो सोसाइटीज़, वो इन स्टेजेस से गुजरेंगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज़ से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में चेंज हुई कैसे सोसाइटीज़। हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, बेसिकली इसमें टू एसेंशियल बट इंटर रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे चेंज फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंपाउंड सोसाइटीज़। और सेकंड जो इसमें फिनोमेना यूज़ होता है वो ये है कि चेंज फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज़ टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। एक सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होती हैं। स्पेंसर ने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेजेस आइडेंटिफाई किया, जिसमें से नंबर 1 है सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी जो है, इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटीज़ विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, जिसमें सेवरल फैमिलीज़ होती थी। उसके बाद सेवरल फैमिलीज या सेवरल सिंपल सोसाइटीज़ दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड सोसाइटीज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लैन, जिसको हम कहते थे क्लैन सोसाइटीज़। क्लैन सोसाइटीज़ के बाद डिफरेंट क्लैंस कंबाइन होके दे फॉर्म डबल कंपाउंड सोसाइटीज़, जिसमें आ जाते हैं ट्राइब्स, या उसको कहते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बाद आते हैं हमारे पास ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटीज़। ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटीज़ में डिफरेंट ट्राइब्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स। ये जो प्रेजेंट टर्म ऑफ द वर्ड है, या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो है, दे आर नोन एज ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटीज़। नंबर 2 जो फिनोमेना है, चेंज फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री सोसाइटी वर बेसिकली सिंपल सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर टुडेज वर्ल्ड्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मिलिट्री सोसाइटी में जो उनका जो फंक्शन होता था वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता था अपने मेंबर्स को, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में या आजकल के ज़माने में रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। मिलिट्री सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर था वो अनडिफरेंशिएटेड था, जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में डिफरेंशिएटेड सोशल स्ट्रक्चर था। मिलिट्री सोसाइटीज़ में कंपल्सरी कॉपरेशन था, क्योंकि सोसाइटी सिंपलर थी और प्राइमरी रिलेशंस होते थे, जस्ट फैमिलीज़ होती थी। जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कॉरपोरेशन वॉलंटरी है, क्योंकि सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और रिलेशनशिप सेकेंडरी हो गए हैं। मिलिट्री सोसाइटीज़ में जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज्ड थी इन अ सेंस कि जितनी भी अथॉरिटी थी वो चीफ के पास होती थी, वो सारे मैटर्स को डिसाइड करता था। जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, जिसमें पावर ब्रेक कर जाती है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मिलिट्री सोसाइटीज़ में जो लोग रिच होते थे, उनके आगे के बच्चों में उनकी सारी जायदाद ट्रांसफ़र हो जाती थी। इसका मतलब है उनका एस्क्राइब्ड स्टेटस होता था। जो गरीब होते थे वो अपनी मेहनत से अपना स्टेटस अचीव नहीं कर सकते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हर कोई अपनी नॉलेज के बेस पे या अपनी स्किल्स या क्वालिफ़िकेशन के बेस पे अपना स्टेटस एक्वायर कर सकते हैं। मिलिट्री सोसाइटीज़ में जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी या इंस्टीट्यूशंस होती थी, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी, वो सारी अथॉरिटी उनकी चीफ के पास होती थी। वो चीफ जो था वो सारे
पावर को होल्ड करता था, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में इसके ऑपोजिट होता है, जहाँ पे स्टेट के पास अथॉरिटी बहुत लिमिट हो जाती है, जबकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल इंस्टीट्यूशंस वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी स्मूथली फ्लो करती है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिलिट्री सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। और सोसाइटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलिट्री सोसाइटीज़ से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये सारी चेंजेस आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर की सेकंड थ्योरी, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी। इसको ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी भी कहते हैं, और इसको हम अपनी एपिसोड 4 के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन हम यहाँ पे इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी थ्योरी ऑर्गेनिक एनालॉजी में बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया विद सोसाइटीज़। उसने एक हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश किया, जिसमें उसने कहा कि सोसाइटी इज़ लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और उसने इसको फर्दर डिफेंड भी किया अगेंस्ट ऑल ऑब्जेक्शंस। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये इस वजह से किया क्योंकि वो सोशियोलॉजी के फील्ड में थ्रू बायोलॉजी एंटर हुआ था। इस वजह से उसने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को सोसाइटी के साथ कंपेयर किया, और उसने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर इज़ लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी। जो सिमिलैरिटीज़ आती हैं उसमें विजिबल ग्रोथ आता है पहले नंबर पे। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म की विजिबल ग्रोथ होती है बच्चे से लेके एडल्ट होने तक, जो उसमें ग्रोथ होती है हाइट में या डिफरेंट उसके फीचर्स में, इसी तरह सोसाइटी भी ग्रो करती है विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म टाइम बाय टाइम ग्रो करता है, उसी के साथ उसकी टाइम बाय टाइम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह सोसाइटीज़ भी फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज़ से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, और उसमें भी जैसे जैसे कि ग्रोथ हो रही है सोसाइटीज़ की, उसी तरह टाइम बाय टाइम एवोल्यूशन हो रही है, और उसी तरह टाइम बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी बढ़ रही है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी तरह सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं हर एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी स्मूथली फ्लो कर रही होती है। बोथ इन ऑर्गेनिज्म एंड इन सोसाइटी, अगर उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इसके साथ साथ उनके फंक्शंस में भी चेंज आ रहा होता है। हर एक ऑर्गन ऑल्दो अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट होता है, वो एक हार्मनी में रहते हैं एक दूसरे के साथ। सिमिलर फिनोमेना कैन बी अप्लाइड टू सोसाइटी। सोसाइटी में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्दो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अपोज नहीं करती, वो एक हार्मनी में रहते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर एक ऑर्गन लॉस हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन को लॉस कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से पूरी सोसाइटी डिके हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी। द फर्स्ट डिफरेंस इज़, जैसे कि हम सबको पता है कि ऑर्गन्स जो है वो एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारे हाथ अपनी जगह पे होते हैं, पाँव अपनी जगह पे होते हैं, आंखें कान अपनी अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन सच फिनोमेना सोसाइटीज़ में नहीं होता। सोसाइटीज़ में इंस्टीट्यूशंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी अपनी अपनी फिक्स जगह नहीं होती, वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। सेकेंड डिफरेंस इज़, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट फॉर्म होता है, इसी तरह सोसाइटी का एक डेफिनेट फॉर्म नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बनी है वो वैसी ही रहेंगी। दे कैन फ्लो या दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, बट दे स्टिल एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी। द थर्ड डिफरेंस इज़, जैसे कि ऑर्गन्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं इन ऑर्गेनिज्म, इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पे डिपेंड करें इन सोसाइटी। नंबर फोर्थ डिफरेंस इज़, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे ब्रेन या हमारा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि अगर हम सोसाइटी को स्टडी करें तो सोसाइटी में सारी कॉन्शियसनेस कोई एक पार्ट में या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एग्रीगेट नहीं होती, बल्कि वो हर एक पार्ट में डिवाइड हुई होती, डिफ्यूज्ड होती है थ्रू आउट द मेंबर्स।
नंबर 5th पॉइंट इज डिफरेंसेस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारे एक ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इसी तरह सोसाइटी को अगर हम स्टडी करें तो वो ऑर्गेनिज्म से उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस डिफरेंट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी। तो अब हम पढ़ रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर की थर्ड थ्योरी विच इज़ थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म है क्या? जैसे कि हम सब जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एक्सप्लेन किया। सोशल डार्विनिज्म, जैसे कि इसमें नाम भी है डार्विन का, तो हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया कि कैसे एवोल्यूशन होती है एक ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई सोशल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के प्रिंसिपल्स को लेके या उसका यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसको हम कहेंगे सोशल डार्विनिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर की जो सोशल डार्विनिज्म है वो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस करती है। नंबर 1 इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नंबर 2 इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये है कि जो वीक जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग। हर्बर्ट स्पेंसर इस बात पे बिलीव करता था कि ये जो रैपिड एलिमिनेशन हो रही है अनफिट लोगों की फ्रॉम सोसाइटी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, इससे क्या होगा, हमारी जो रेस चल रही है, जो हमारी डिफरेंट जो ज़ात हैं, रेसेस हैं, उनको बेनिफिट होगा बायोलॉजिकली। इसी बेसिस पे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसको पुअर या अनफिट लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था इंडिविजुअलिज्म का, तो उसने कहा कि जो स्टेट का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तभी बेस्ट तरीके से काम कर सकेगा जबकि एक सोसाइटी का हर एक इंडिविजुअल अपना प्राइवेट इंटरेस्ट को पाने के लिए कुछ करेगा। तो इसी वजह से स्टेट को इकोनॉमिकली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी मामले में। मतलब कि जो अगर कोई गरीब बंदा है या कोई लेस फिट है या कोई अनफिट है, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए स्टेट को, ये खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द सोसाइटी, जैसे कि उसने कहा थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रिंसिपल जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो सिर्फ ये है कि वो अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ये कि इंडिविजुअल जो है वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए खुद ही कोशिश करेगा। नंबर 2 इज़ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक सिस्टम। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपोज किया ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस विद प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने इंसिस्ट किया कि जो स्टेट है उसका कोई काम नहीं है किसी को एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन या पोस्टल सर्विस या मनी या बैंकिंग या रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग कंडीशन या एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इन सब कामों में स्टेट का कोई काम नहीं है। जबकि ये जो मनी है जो इन कामों पे लग रही है, ये मनी स्टेट यूज़ कर सकती है to support laborers which are employed in new productive works, land drainage, machine building, etc. तो इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो स्टेट है वो इंटरफेरेंस ना करे एक इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जबकि वो मनी जो वो एक इंसान की एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह पे यूज़ कर रहा है, वो एक स्टेट को यूज़ करना चाहिए टू सपोर्ट लेबर्स या लैंड ड्रेनेज, मशीन बिल्डिंग एक्सेट्रा पे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है स्टेट जाएगा तरक्की की तरफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के हवाले से मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डू यू थिंक द स्टेट शुड डू नथिंग फॉर द लेस फिट? अगर आज के
लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस सवाल के हवाले से अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।